नमस्कार। तो पूर्व के वीडियो में या पूर्व की कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य ऐतिहासिक परंपरा के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़े मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और हिंदी का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा, किस भाषा में लिखा, कितने भागों में प्रकाशित हुआ, ये सारी कुछ ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। आज हम इससे पूर्व हमने ईसतवार, दीला, लेत्योतर, हिंदुस्तानी और शिव सिंह सरोज और दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधु के मिश्र सरोज नामक जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और जो है चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं, रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस ग्रंथ की जो रचना की है वो सन 1927 में की है। रचना काल 1927 में जो है की है और इसके बाद जनवरी माह सन 1929 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। जनवरी माह सन 1929 को यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है और यह ग्रंथ काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस ग्रंथ को काशी नागरिक सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस ग्रंथ को सन 1940 में इसका जो है द्वितीय संस्करण जो है निकलकर आता है। तो सन 1940 में इसका संशोधित संस्करण सन 1940 में इसका संशोधित संस्करण निकला। सन 1940 में इसका संशोधित संस्करण जो है निकला और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस ग्रंथ को लिखने के लिए जिन ग्रंथों को आधार बनाया, शुक्ल द्वारा इस ग्रंथ को लिखने के आधार स्रोत, शुक्ल द्वारा इस ग्रंथ को लिखने के आधार स्रोत जो लिए हैं उनमें से पहला आता है श्याम सुंदर दास की गोविंदमाला। श्याम सुंदर दास की गोविंदमाला। इसके बाद दूसरा स्रोत
जो है इनका राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। और तीसरा स्रोत है इनका वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सा। वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ को लिखने के लिए इन 3 ग्रंथों को जो है मुख्यतः आधार स्रोत बनाया है। इन्हीं के आधारों पर उन्होंने जो है ग्रंथ की जो है रचना की है। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में जो है बांटा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस ग्रंथ का जो नामकरण किया है वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया है। इस ग्रंथ का जो नामकरण किया है वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया है। प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर इस ग्रंथ का जो है नामकरण किया है। और आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। शुक्ल ने इस ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। और विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता जो हैं वो तेन थे। इसके जन्मदाता अर्थात इस विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया है। इस ग्रंथ में 1000 जो है कवियों को इस ग्रंथ में स्थान दिया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण करने वाले हैं। अर्थात इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण जो है किया है। इसके बाद इस ग्रंथ का परिवर्धित रूप जो है सन 1941 में जो है प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का परिवर्धित रूप 1941 में जो है प्रकाशित हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इस ग्रंथ को सबसे ज्यादा जो है प्रामाणिक माना जाता है। हालांकि इस ग्रंथ में भी कई प्रकार की जो है त्रुटियां हुई हैं, लेकिन जो है सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को जो है प्रामाणिक रूप माना जाता है। जहां तक हो सके अन्य रचनाओं के बारे में अन्य तथ्य निकल करके सामने ना आ जाए तब तक जो है हमें इस ग्रंथ की रचनाओं और कवियों और उनके कालखंड और उनके जन्म स्थान को जो है स्वीकार करना पड़ेगा। तो मित्रों कहने के लिए तो बहुत कुछ है, ये अपन
आगे की कक्षाओं में इसका जो है कालखंड का और इनकी विशेषताओं का, इस ग्रंथ की क्या कमियां रही हैं, इस ग्रंथ की क्या अच्छाई रही है, इन सब के बारे में जो है अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी हम जो है इतिहास ग्रंथों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सन 1927 में जो है लिखा गया है और सन 1900 जनवरी माह 1929 में जो है इसका प्रकाशन होता है और यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो है प्रकाशित करवाया जाता है और शुक्ल द्वारा इसका जो है संशोधित परिवर्तित जो संस्करण है वो सन 1941 में आता है और शुक्ल द्वारा इस ग्रंथ को लिखने के जो आधार ग्रंथ हैं श्याम सुंदर दास की गोविंदमाला और राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और वियोगी हरि की ब्रजमाधुरी सा, ये इस ग्रंथ को लिखने के महत्वपूर्ण आधार स्रोत ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभाजित किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इन चारों कालों का नामकरण जो है प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है जिसके जन्मदाता तेन थे और इसमें लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया है और इस ग्रंथ की जो प्रामाणिकता है वो जो है सिद्ध हो चुकी है और आचार्य शुक्ल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अब 4 कालखंडों का नामकरण जो है परिवर्तन करके दूसरी बार किया है, इसलिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कालखंडों का नामकरण या दोहराकरण करने वाले वो प्रथम व्यक्ति हैं। तो यह रही आज हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और अगली कक्षाओं में इसके बारे में और अधिक विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आज हम इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मंतव्य, कथनों और उनके विचारों का प्रामाणिकता के आधार पर खंडन किया है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रामाणिकता के आधार पर खंडन करने वाले पहले व्यक्ति जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यदि वो उत्तर है तो ये दक्षिण है, वो पूर्व है तो ये पश्चिम है। इस प्रकार के विचारों का जो है द्वंद्व जो है इनके बीच में चलता है और ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रामाणिकता के आधार पर खंडन किया है। तो मित्रों, हिंदी साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके जो ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो सन 1940 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन जो है सन 1952 में हुआ।
1952 में इसका प्रकाशन हुआ और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका प्रकाशन भी 1952 में जो है होता है। ये जो ग्रंथ हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरक ग्रंथ हैं। ये जो ग्रंथ हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरक ग्रंथ हैं, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रामाणिकता के आधार पर खंडन किया है और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कई बातों को जो है नकारा है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है संत काव्यों को, कबीरदास जी को भी अपने ग्रंथ में जो है स्थान नहीं दिया है और केशवदास के पूरी तरह से पीछे पड़ गए हैं और ऐसी कई खामियां जो है उस ग्रंथ में जो है दिखाई देती है, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को प्रामाणिक माना जाता है। जैन नाथों सिद्ध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैन नाथों और सिद्धों के समर्थक थे। ये जो है जैन नाथ और सिद्धों के समर्थक थे। तो ये इस ग्रंथ के बारे में थोड़ी विस्तार से और आगे के जो है कक्षाओं में चर्चा करेंगे कि क्या कमियां रही हैं, ऐसी कौन सी बातें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताई हैं और ऐसे क्या उनके बीच में मतभेद रहे हैं विचारों को लेकर के, ग्रंथों के विचारों को लेकर के। विस्तार से इसकी चर्चा जो है अगली कक्षाओं में जो करेंगे। अभी हम मुख्य बिंदुओं पर जो है चर्चा कर रहे हैं। अब आता है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ नागरी प्रचारणी द्वारा काशी से प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी द्वारा काशी से प्रकाशित किया गया है, काशी से प्रकाशित हुआ है और नागरिक प्रचारणी जो सभा है, नागरिक प्रचारणी जो सभा है, इस सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास थे और इनके सहयोगियों के रूप में राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह जो इनके सहयोगी थे, सहयोगी राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जो है श्याम सुंदर दास के जो है सहयोगी थे और इस सभा के अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। इस सभा के अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास और यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ 18 कालखंडों में निकलना प्रस्तावित हुआ था। यह ग्रंथ
18 कालखंडों में निकलना प्रस्तावित हुआ था, किंतु 16 कालखंडों में ही यह प्रकाशित हुआ। किंतु 16 कालखंडों में ही यह प्रकाशित हुआ। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया है, और इस नागरिक प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे, इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास ने की है, और इनके अन्य सहयोगी के रूप में जो है राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह इनके सहयोगी के रूप में हमारे सामने जो है आते हैं। और इनके इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्ण दास थे, और यह ग्रंथ जो प्रारंभ में 18 कालखंडों में जो है आना प्रस्तावित हुआ था, किंतु यह 16 कालखंडों में ही जो है प्रकाशित हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। इसके बाद हम जो है इनकी अन्य चर्चा जो है जब आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के बारे में जो है चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर जो है इसकी विस्तार से जो है व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा हम लोगों ने की है, और अगला विषय लेकर के आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के जो है कवि, नाथ कवि, रासो काव्य और नाथ काव्य, सिद्ध काव्य, जैन काव्य, रासा काव्य, रासो जितने भी काव्य हैं कौन सी भाषा में, अपभ्रंश में लिखे गए, डिंगल पिंगल किस भाषा में जो है प्रयोग होता रहा है, इन सब की चर्चा जो है अगली कक्षाओं में जो हम लोग करेंगे। धन्यवाद।